देखिए, इलेक्शन वोटिंग मशीन किसके कंट्रोल में रहती हैं? वो रहती है इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में। तो उस स्थिति में इलेक्शन कमीशन और बाकी सरकार, बंगाल की सरकार वही ज़िम्मेदार ठहराई जा सकती है और तो कोई ज़िम्मेदार इसमें हो नहीं सकता है। तो जहाँ पर टेम्परिंग की संभावना है, तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि ईवीएम को इंडिया से हटाना चाहिए, बैन करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब अमेरिका इतना आगे है इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में और चीज़ों के मामले में, साइंस के मामले में, तो वो क्यों नहीं कराना चाहता इलेक्टिव वोटिंग मशीन से? वो क्यों राष्ट्रपति के सारे चुनाव और बाकी वहाँ के और चुनाव हुआ करते हैं, वो क्यों ईवीएम से नहीं करवाते हैं? तो इसका मतलब उन्हें पता है कि ईवीएम जो है मैनिपुलेशन हो सकता है, क्योंकि वो खुद करते रहे हैं, खुद करवाते रहे हैं, तो उन्हें पता है इलेक्टिव वोटिंग मशीन ही नहीं बचेंगी तो काउंटिंग हो नहीं सकती। तो हमेशा के लिए जो राज है उसमें अगर है तो कोई, वो डेस्ट्रो कैसे किया जा सकता है इलेक्टिव वोटिंग मशीन को जला करके, नष्ट करके या उसमें से जो डाटा डिलीट करके। सर, ये पश्चिम बंगाल में जो 4000 से ज़्यादा ईवीएम मशीनें जली हैं या जलाई गई हैं, उसे कैसे देखते हैं आप? आपको क्या लगता है, कौन है ज़िम्मेदार? देखिए, इलेक्शन वोटिंग मशीन किसके कंट्रोल में रहती हैं? वो रहती है इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में। तो उस स्थिति में इलेक्शन कमीशन और बाकी सरकार, बंगाल की सरकार वही ज़िम्मेदार ठहराई जा सकती है और तो कोई ज़िम्मेदार इसमें हो नहीं सकता है। और जब जिसके कंट्रोल में है, जिसके अधीन रखी जाती हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन के व्यापक में डीएम हो, इलेक्शन ऑफिसर कोई भी हो, तो इस स्थिति में चुनाव आयोग और बाकी जो बंगाल की सरकार है, वही रिस्पॉन्सिबल है और दूसरे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये जो आग लगी है बंगाल में, इसमें जैसे खबर आ रही है कि 4000 ईवीएम करीब जल के नष्ट हो चुकी हैं। अब ये जली हैं या जलाई गई हैं, एक ये भी इश्यू है इसमें ना। अपने आप जल गई, किसी इंसिडेंट की वजह से दुर्घटना भी हो सकती है या इंटेंशनली जानबूझ करके सबूतों को नष्ट करने के लिए भी कोई घटना भी हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इलेक्शन बंगाल का डाउटफुल है, इलेक्शन का रिजल्ट भी डाउटफुल है। ममता बनर्जी ने पहले से ही एसईआर पर आपत्ति भी थी, ये हम पहले चर्चा बहुत कर चुके हैं इस मसले पर। लेकिन जब इलेक्शन हुआ, जब काउंटिंग शुरू हुई है, तो काउंटिंग शुरू होते समय भी बहुत सारे आरोप इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन्स पर और वहाँ के जो अधिकारी थे, जो चुनाव इलेक्शन गणना करा रहे थे, उन पर लगे हुए हैं। ममता बनर्जी जी ने खुद आरोप लगा रखे हैं कि मेरी सीट पर भी और जगह भी हमको बाहर निकाल दिया गया और इलेक्शन वोटिंग मशीन में काउंटिंग गलत करी गई है। तो ऐसी जब चीज़ चल रही थी, तो उस स्थिति में अगर कोई सबूत हो सकता है जो बाद में अगर कोर्टों के माध्यम से, किसी माध्यम से इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन में रिकाउंटिंग की जाए, तो वो कैसे होंगी? वो होंगी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन को दोबारा से काउंटर करने के बाद में। लेकिन जब इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन ही नहीं बचेंगी तो काउंटिंग हो नहीं सकती। तो हमेशा के लिए जो राज है उसमें अगर है तो कोई, वो डेस्ट्रो कैसे किया जा सकता है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन को जला करके, नष्ट करके या उसमें से जो डाटा डिलीट करके। तो एक तरीका हो सकता है कि मुझे लगता है कि साजिश हो सकती है इसमें, कि किसी ने साजिश की हो। साजिश करेगा कौन? जैसे मैं बता रहा हूँ कि साजिश वो करेगा जिसको फ़ायदा पहुँचने वाला हो। तो फ़ायदा इसमें किसको पहुँचने वाला है? ममता बनर्जी तो हार चुकी हैं। ममता बनर्जी तो ये कहेंगी कि मुझे गलत हराया गया है, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ करी गई है, एसआईआर के अलावा। तो उस स्थिति में उन्होंने ही, मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने केस फाइल कर रखा है जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी के मामले में कोर्टों से रिक्वेस्ट कर रखी है कि आप इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन को प्रिजर्व करके रखवाएं, जिससे कि आगे जब समय आए तो उस वक्त इनको हम रिकाउंटिंग करा सकें या इनको चेक करा सकें। ऐसा केस कर रखा है और चल भी रहा है केस संबंध में। तो ऐसी स्थिति में फ़ायदा किसे होगा? फ़ायदा होगा उसको जो ममता बनर्जी के अगेंस्ट पार्टी हो। तो पार्टी है कौन सी? वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को ही फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन के द्वारा से गणना होती है, रिकाउंटिंग होती है वोटों की किसी सीटों पर, अगर और वो फर्जी पाई जाती है किसी तरीके से, तो उस स्थिति में क्या होगा कि ममता बनर्जी का कैंडिडेट उसमें जीत सकता है और वो हार सकती है। तो उसको सबको नष्ट करने के लिए भी ये कार्रवाई हो सकता है कि सरकार ने खुद ही कराई हो। और दूसरा कौन करा सकता है इस मामले को? वो करा सकता है इलेक्शन कमीशन। वो इसीलिए कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन की साख भी जो है दांव पर लगी हुई है। सभी लोग कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन जो है पूरी तरह से भाजपा के नियंत्रण में काम कर रहा है। एसईआर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, एसईआर के माध्यम से वोट काटे गए हैं, वो एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन अगर वोटिंग मशीन की रिकाउंटिंग होती है तो और उसमें गड़बड़ी पाई जाती है, तो कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? क्या ईवीएम फेक है पूरी तरीके से? ईवीएम जो चुनाव होते हैं, निष्पक्ष चुनाव होते हैं, या फिर ईवीएम पर बैन लगना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जब तक ईवीएम का सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज़ जुड़ जाती है, वो मैनिपुलेट हो सकती है, उसमें टेम्परिंग हो सकती है। बाहर से टेम्परिंग हो सकती है या अंदर से भी हो सकती है। तो जहाँ पर टेम्परिंग की संभावना है, तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि ईवीएम को इंडिया से हटाना चाहिए, बैन करना चाहिए। और जो पहले की जो हमारे वोटिंग पहले जो इलेक्शन हुआ करते थे मत पत्रों के द्वारा, उसके द्वारा होनी चाहिए। हमें एक बात ध्यान रखनी भी होगी कि पूरे वर्ल्ड में क्या पोजीशन है,
क्या इंडिया के अलावा पूरे और दुनिया में, अमेरिका, यूरोप में और कंट्रियों में क्या इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन हो रहे हैं या और तरह के इलेक्शन हो रहे हैं? तो अगर पूरी दुनिया को देखेंगे तो जिन कंट्रियों में कुछ स्टार्ट भी करी थी ईवीएम से द्वारा, तो उन्होंने बंद कर दी है। अमेरिका के भी कुछ राज्यों को छोड़ करके बाकी राज्यों में जानकारी में ये है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन नहीं होता है, मतपत्रों से होता है। अब मुझे बताइए कि जो आप देखिए कि साइंस टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे बड़ा अच्छा कंट्री है, सबसे ज़्यादा समृद्ध है हर मामले में, जिसकी कोई तुलना किसी से नहीं की जा सकती, वो है अमेरिका। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप गूगल देखिए, जो भी देखिए, सारे अमेरिका से रन होते, ज़्यादातर अमेरिका की कंपनियां हैं जो अमेरिका से ही ऑपरेट करती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब अमेरिका इतना आगे है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में और चीज़ों के मामले में, साइंस के मामले में, तो वो क्यों नहीं कराना चाहता इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन से? वो क्यों राष्ट्रपति के सारे चुनाव और बाकी और चुनाव हुआ करते हैं, वो क्यों ईवीएम से नहीं करवाते हैं? तो इसका मतलब उन्हें पता है कि ईवीएम में मैनिपुलेशन हो सकता है, क्योंकि वो खुद करते रहे, खुद करवाते रहे, तो उन्हें पता है। मुझे एक बात मैं बता दूं आपको कि हमारी जब ट्रेनिंग हुआ करती थी, मैं जुडिशल सर्विस की बात बता रहा हूँ, जज की ट्रेनिंग हुआ करती थी, तो मुझे 10-12 साल पहले की घटना मुझे याद है कि हैदराबाद में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, तो वहाँ से कोई साइंटिस्ट आए थे। उस वक्त उन्होंने कुछ बातें हमें बताई थी। हमें उस वक्त ये बातें नहीं पता थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है उसमें टेम्परिंग 100% हो सकती है। उनका कहना ये भी था कि जो हमारे पास फ़ोन है, फ़ोन तो अब तो पुरानी बात होगी, मैं 10 साल पहले करीब बात बता रहा हूँ आपको, अब की बात नहीं बता रहा। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो फ़ोन है, कंप्यूटर है, कार की चाबी हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली ओपन होती हैं। इसके अलावा आप देखिए तो एयरपोर्ट होते हैं हमारे, एयरपोर्ट पर जो प्रचलन होता है प्लेन्स का उतरना ना, वो भी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से होता है। तो ऐसी स्थिति में जिस कंपनी ने भी वो मशीन बना रखी है, जिस कंपनी से वो खरीदी गई है, वो उसमें सॉफ्टवेयर डाल करके या बायस डाल करके उसको कंट्रोल कर सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर अमेरिका से हमने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ है और वो सॉफ्टवेयर में हमने इंडिया में इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जहाज़ों के परिचालन के संबंध में या अपने और किसी संबंध में, जैसे हमने बैंकों में देखा होगा, बैंकों में सारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से काम चलता है। तो अगर हमने वहाँ से दूसरे कंट्री से खरीद के कोई काम कर रखा है, तो वो कंट्री उसमें वायरस के माध्यम से, किसी और माध्यम से ऐसा कुछ कर सकता है कि जिससे वो वहाँ से उसे कंट्रोल कर सकता है। मुझे याद पड़ता है कि अब से करीब 4-5 साल पहले एक घटना हुई थी कि जिसमें हमारे देश के विमान उतरने बंद हो गए थे। जिसमें हुआ क्या था कि सरकार का कहना, भारत सरकार का कहना ये था कि इसमें कुछ ग्लिचेज हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकली, इसकी वजह से जहाज भी उतर रहे हैं। लेकिन वो हमें जो जानकारी और मीडिया के माध्यम से मिल रही थी वो ये भी थी कि वो बाहर से कंट्रोल हो रहे हैं और भारतीय कंपनी ने, किसी ने उसमें रोक लगा दी, कुछ कर दिया, जिसकी वजह से हमारे जहाज वो सिग्नल नहीं जा पा रहे हैं, जिससे वो उतर भी नहीं पा रहे हैं। इसी तरीके से मुझे याद है कि कभी बैंकों में भी इस तरह का हुआ था कि बैंकों में काम बंद हो गया था क्योंकि कोई कंप्यूटर काम ही नहीं कर पा रहा था। उसमें ऐसी स्थिति, तो मैं बता दूं कि हमारी जानकारी में ये है, जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक कोई मामला है, जैसे अपनी गाड़ी की चाबी समझिए, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, इलेक्ट्रिक चाबी से खुलती है और वो गाड़ी बन के आई सपोज अमेरिका में, आप समझे, तो अमेरिका से चाबी बनी हुई है, तो उस स्थिति में क्या हो सकता है कि उस चाबी को उसमें ऐसा कर सकते हैं कि वो वहाँ से कंट्रोल कर ले, आपकी चाबी से ना तो ओपन हो, ना खुले, ना गाड़ी चले, ऐसा पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है, हमारे जितने मोबाइल फ़ोन है, जितनी भी चीज़ें, वो ऑपरेट बाहर से हो रहे हैं। वहाँ सारा डाटा हमारा गूगल पे या फेसबुक पे जो भी डाटा हमारा वहाँ सेव है, अमेरिका में सेव है, तो उस स्थिति में कुछ भी मैनिपुलेशन हो सकता है। तो मेरा मानना ये है कि ईवीएम से इलेक्शन इंडिया में नहीं होना चाहिए। अब ईवीएम से घोटाला कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो डेटा अनदर एंगल, लेकिन लोगों के मन में शंका है। मैक्सिमम लोग इस बात को मानते हैं कि ईवीएम से घोटाले की संभावना है और सरकारें, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार खासतौर से ईवीएम का मिसयूज करके इलेक्शन के साथ मिल करके हो सकता है घोटाला कर भी रही हो। तो मेरा अपना मानना ये, जो आपने जैसे पूछा, तो मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन को इंडिया में बैन हो और जो पहले मतपत्रों से इलेक्शन होते थे वही होने चाहिए। सर, क्या आप टेक्नोलॉजी खिलाफ हैं? आप पुराने जमाने में जाना चाहते हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि मुझे पहले आप ये बता दें कि क्या अमेरिका टेक्नोलॉजी के खिलाफ है? क्या अमेरिका से ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारे पास में, इंडिया के पास में है? जब अमेरिका मतपत्रों से अपने राष्ट्रपति इलेक्शन करा सकता है, तो हम क्यों नहीं करा सकते? इसमें टेक्नोलॉजी के खिलाफ की बात नहीं है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन जहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी ऐसी हो कि जिसमें मैनिपुलेशन हो सकता है, जिसमें बाहर से या अंदर से टेम्परिंग हो सकती है और इलेक्शन पूरा पलट सकता है, जीत रहा कैंडिडेट को ये जीत दूसरा सकता है, तो ऐसी स्थिति में हमें ऐसी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। तो फ्री और फेयर इलेक्शन डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये वो चीज़ नहीं है कि मोबाइल आप इस्तेमाल करें ना करें, कि पढ़ाई आपकी मोबाइल से हो, कि आप क्लास में हो, डेटा अनदर एंगल। लेकिन जहाँ पर जो है पूरी सरकार, लोकतंत्र जिस पर टिका हुआ है, वो टिका हुआ है किस पर? चुनाव पर।
तो चुनाव में ही अगर धांधली की संभावना नजर आती हो, कोई भी पार्टी या कोई अगर जो साइंस टेक्नोलॉजी में जो एक्सपर्ट हैं कंप्यूटर के मामले में, अगर वो उसमें कुछ छेड़छाड़ करके अगर वोटिंग रिजल्ट को बदल सकते हैं। आपने भी ये भी देखा होगा ना, आप क्या देख रहे हैं कि आप आज के नीट का एग्जाम देख रहे हैं, वो क्या हो रहा है, उसमें गड़बड़ है, किस वजह से है, वो भी कहानी है। आपने देखा होगा कि अभी जो है सीबीएसई के एग्जाम में उन्होंने क्या किया कि ऑनलाइन उन्होंने जो है कॉपी चेक कराई, स्कैन करके भेज दी और कंप्यूटर चेक कॉपी चेक हुई, तो वहाँ भी घोटाले की बात हुई है। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल इतना सा है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कोई मामला है और उसमें अगर लोगों को आपत्ति है, और भारतीय कंट्री जो सबसे समृद्ध कंट्री हैं, जो सबसे जो है विकसित राष्ट्र हैं, जो टेक्नोलॉजी हमसे बहुत ज़्यादा आ गई है, और टेक्नोलॉजी हम उन लोगों से लेकर के इस्तेमाल करते हैं। अब वो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं इस्तेमाल?